सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे टॉप न्यूज में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी पहुंचे दिल्ली। आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। विशेष समारोह में राष्ट्रपति और कानून मंत्री होंगे शामिल। पूर्व संध्या पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, चुनाव सुधार में राजनीतिक दल उनके भरोसेमंद साथी। भारतीय सेना ने संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए 130 आधुनिक ड्रोन प्रणाली खरीदने की प्रक्रिया की पूरी। आपात खरीद के तहत 48 जेट पैक सूट खरीदने के लिए अनुरोध पत्र भी मांगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ी। घर की तलाशी में गोपनीय फाइल्स के कई और सेट मिले। दूसरे कार्यकाल के लिए 2024 के चुनाव लड़ने पर लग सकता है ग्रहण। और तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 90 रनों से हराकर भारत वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर आया। शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा ने शतक जड़कर जीत में दिया महत्वपूर्ण योगदान। और आइए टॉप न्यूज में अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति द्वितीय क्षेत्रीय और आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता और एक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मंगलवार को भारत की 3 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। भारत और मिस्र इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना का 75वां वर्ष मना रहे हैं। 2022-23 में G20 में भारत की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। मिस्र की सेना का एक सैन्य दल भी गणतंत्र दिवस परेड में भागीदारी करेगा। राष्ट्रपति सीसी का राष्ट्रपति भवन में आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा पर आए राष्ट्राध्यक्ष के सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी करेंगी। राष्ट्रपति सीसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मुलाकात करेंगे और अपनी यात्रा के दौरान वो भारत के व्यावसायिक समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। भारतीय सेना ने संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए 130 आधुनिक ड्रोन प्रणाली खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आधुनिक ड्रोन को फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत खरीदा जा रहा है। इस वर्ग के अंतर्गत सेना ने आपात खरीद के तहत 48 जेट पैक सूट खरीदने के लिए इच्छुक इकाइयों से अनुरोध पत्र यानी कि RFP मांगा है। आधुनिक ड्रोन प्रणाली में ऐसे ड्रोन शामिल होते हैं जो जमीन पर स्थित टीथर स्टेशन से जुड़े होते हैं और दृश्य सीमा से परे लक्ष्य की निगरानी लंबे समय तक कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने या खुफिया सूचनाओं की पुष्टि के लिए टीथर्ड यानी बंधे हुए ड्रोन को एक निश्चित अवधि के लिए अनटीथर्ड मोड यानी बिना बंधे भी लॉन्च किया जा सकता है। हर ड्रोन प्रणाली में सम्मिलित पेलोड के साथ 2 हवाई वाहन, एकल व्यक्ति पोर्टेबल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, एक टीथर स्टेशन, एक रिमोट वीडियो टर्मिनल और अन्य चीजें होंगी। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी है। सेना ने सहायक उपकरणों के साथ 100 रोबोटिक म्यूल की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। भारत का निर्वाचन आयोग आज यानी कि 25 जनवरी को अपना 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। इस दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव सुधार में राजनीतिक दल उनके भरोसेमंद साथी हैं और मतदान के रूप में उसके स्वरूप को लेकर उनसे लगातार विचार विमर्श किया जाता रहेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा राष्ट्रपति को ECI प्रकाशन इलेक्टिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड इलस्ट्रेटेड क्रॉनिकल ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की पहली प्रति भेंट की जाएगी। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यानी कि वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट करूंगा, रखी गई है। मतदाताओं को यह समर्पित है जो कि वोट की शक्ति के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी के प्रति व्यक्ति की भावना और आकांक्षा को व्यक्त करता है। इसके लोगो यानी कि जो इसका चिन्ह है वो चुनाव प्रक्रिया के उत्सव और समावेशिता को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि में अशोक चक्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्याही लगी उंगली देश के प्रत्येक मतदाता की भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती है। इस लोगो में जो टिकमार्क है वो मतदाता द्वारा निर्णय लेने के अधिकारों का प्रतीक है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस से संबंधित संदेश दिया है। As you know, the magnitude and scale of Indian election is mind-blowing. We are the largest and most vibrant democracy in the world. Actually, democracy is in the DNA of every Indian, and we are striving to reach out to facilitate all those voters who, for a variety of reasons, do not vote. Major reasons include urban apathy, youth apathy, domestic migrants and others as well. Today, I thank every voter of India for their enthusiastic electoral participation, election after election, and their strict vigilance for ensuring free, fair and ethical elections in the country. लोकतंत्र हर भारतीय के डीएनए में है, यह कहना था अधिकारी का। और संसद टीवी भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप मतदान जरूर करें जब भी आपके क्षेत्र में चुनाव हो। बात करते हैं अगली खबर की। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए 38 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। पिछले वर्ष लगभग 15,50,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार परीक्षा पर चर्चा के लिए देश भर से 102 विद्यार्थी आएंगे। NCERT द्वारा आयोजित कला उत्सव के विजेता भी परीक्षा पर चर्चा में शामिल रहेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कल तक विद्यार्थी दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये लोग गणतंत्र दिवस परेड के अतिथि के तौर पर भी रहेंगे। 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा होगी। 28 जनवरी को विद्यार्थियों को दिल्ली में कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री संग्रहालय, वॉर मेमोरियल, राजघाट, सदैव अटल दिखाया जाएगा। ये 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के भी अतिथि रहेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री की परिकल्पना है। इस अनूठे कार्यक्रम में देश विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक संवाद करते हैं। 102 स्टूडेंट्स लगभग सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बार उसके अलावा NCERT एक कला उत्सव ऑर्गेनाइज करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन से स्टेट लेवल कंपटीशन को होते हुए एक नेशनल लेवल कंपटीशन, सॉन्ग, ड्रामा, डांस, आर्टिस्टिक वर्क, उसके ऊपर 10 आयामों में कला उत्सव मनाया जाता है। 2015 से PM की विजन से उसको शुरू किया गया था। इस बार कला उत्सव की जो अवार्ड विनर्स रहे, बेस्ट परफॉर्मर्स रहे, एक नेशनल लेवल की जूरी रहता है। ऐसे जूरियों के द्वारा जो अच्छे परफॉर्मर, लगभग 80 कला उत्सव की पार्टिसिपेंट, फिनालिस्ट, वे भी इस बार परीक्षा पे चर्चा पे रहेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिका के करीब 2 दर्जन न्यायाधीश अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत और परामर्श के लिए अगले महीने भारत की यात्रा करेंगे। इनमें आधा दर्जन से अधिक भारतीय अमेरिकी शामिल हैं। मंगलवार को यहां इसकी घोषणा की गई।
ये शायद पहली बार है जब अमेरिकी राज्य के न्यायाधीशों का एक बड़ा दल भारतीय कानूनी बिरादरी के साथ बातचीत करने के लिए भारत का दौरा करेगा, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते न्यायिक संबंधों का भी संकेत है। 7 भारतीय अमेरिकी न्यायाधीशों सहित 23 अमेरिकी राज्य अदालत के न्यायाधीशों का प्रतिनिधिमंडल प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के साथ साथ बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों से मुलाकात करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि दक्षता, पहुंच में सुधार और न्याय प्रशासन में सटीकता के लिए कानूनी प्रणाली में तकनीक एक शक्तिशाली उपकरण है। दिल्ली उच्च न्यायालय के ऑनलाइन ई-निरीक्षण सॉफ्टवेयर के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी पहल और नवाचार की सफलता हितधारकों के साथ सहयोग करने की क्षमता और इसका इस्तेमाल करने वालों की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय सूचना प्रौद्योगिकी के साथ देश भर में अदालतों के आधुनिकीकरण में सबसे आगे रहा है। देश में पहली कागज रहित अदालत भी 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थापित की गई थी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय खुफिया एजेंसियों लॉ और IB की रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर नाराजगी प्रकट की है। किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ की संवेदनशील रिपोर्ट के कुछ हिस्से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा सार्वजनिक डोमेन में डाल दिए गए हैं। कानून मंत्री ने कहा कि खुफिया एजेंसियों के अधिकारी देश के लिए गुप्त तरीके से काम करते हैं और अगर उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो वे भविष्य में 2 बार सोचेंगे। उन्होंने कानून मंत्रालय के एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के हाल के कुछ प्रस्तावों पर सवालों का जवाब देने के दौरान ये बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए कुछ नामों पर IB और रॉ की रिपोर्ट को पिछले सप्ताह सार्वजनिक किया गया था। ये एक गंभीर चिंता का विषय है जिस पर मैं उचित समय पर प्रतिक्रिया दूंगा। और इस खबर के साथ ही टॉप न्यूज में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अर्थ जगत, खेल जगत और अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। What is public debt? The difference between the borrowings and repayments during a year is the net addition to the public debt. Public debt is split into internal debt, that is money borrowed within the country, and external debt, funds borrowed from non-Indian sources. Internal debt comprises treasury bills, market stabilization schemes, ways and means advance, and securities against small savings. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। बतौर राष्ट्रपति इस अवसर पर उनका यह पहला भाषण होगा। संबोधन शाम 7 बजे से ऑल इंडिया रेडियो के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। संसद टीवी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और अन्य को चादर सौंपी, जो अजमेर शरीफ दरगाह के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर चढ़ाई जाएगी। दरगाह में 811वां उर्स शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भिजवाते हैं। सुक्खू सरकार द्वारा पूर्व की बीजेपी की सरकार के राज में खोले गए संस्थानों को डी नोटिफाई करने के मामले में बीजेपी एक अभियान चलाएगी। भाजपा का यह हस्ताक्षर अभियान आज से 5 फरवरी तक चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की। इस दौरान कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। इस दौरान राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा की गई।
पार्षदों के हंगामे के बीच दिल्ली नगर निगम के सदन की कार्यवाही एक बार फिर महापौर और उप महापौर का चुनाव कराए बिना स्थगित कर दी गई। इससे पहले निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों ने शपथ ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज से 29 जनवरी तक 5 दिवसीय जयपुर दौरे पर रहेंगे। भागवत संघ से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में भाग लेंगे। आरएसएस के सरसंघ चालक 26 जनवरी को जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे और ध्वजारोहण करेंगे। लखनऊ में मंगलवार शाम खौफनाक हादसे में वजीर हसन रोड स्थित 5 मंजिला अपार्टमेंट ढह गया। मलबे में 30 से अधिक लोग दब गए। सूचना पर पुलिस, दमकल, एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर अब तक 14 लोगों को बाहर निकाल अस्पताल में भर्ती कराया है। बाकी फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले में 72 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। एजेंसी ने विजय नायर, व्यवसायी समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा और अरुण पिल्लई की संपत्तियों को कुर्क किया। इन संपत्तियों में चल और अचल संपत्तियां, बैंक खाते, सावधि जमा और वाहन शामिल हैं। ईडी ने 6 जनवरी को मामले में दूसरी चार्जशीट दायर की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कुल 12 आरोपियों को नामजद किया, जिनमें से 5 को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। चारधाम यात्रा का प्रारंभ बसंत पंचमी के दिन राजमहल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि निकलने के बाद शुरू हो जाता है। जोशीमठ संकट ने बद्री विशाल के द्वार पर संकट की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे इस बार की यात्रा को लेकर लोगों के मन में चिंता बन गई है। वहीं बद्रीनाथ के लिए जाने वाला एकमात्र रास्ता जोशीमठ माना जाता है, लेकिन अब जोशीमठ में कई स्थानों को खतरे का क्षेत्र की श्रेणी में रखे जाने के बाद उत्तराखंड में बेहद लोकप्रिय मंदिर बद्रीनाथ तक जाने वाले रास्तों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। श्री जगन्नाथ यात्रा पर्यटक ट्रेन आज से अपनी 8 दिवसीय यात्रा शुरू करेगी, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को से होते हुए ओडिशा के पुरी मंदिर पर केंद्रित पर्यटक ट्रेन रेलवे की महत्वाकांक्षी भारत गौरव पहल के तहत चलाई जाएगी। यह ट्रेन आज दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। इस ट्रेन में कुल 10 एसी 3 टियर कोच होंगे, जिसमें कुल 600 यात्री बैठ सकते हैं। पर्यटकों को गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर और लखनऊ स्टेशनों पर ट्रेन में चढ़ने का विकल्प होगा। और टॉप 10 हेडलाइंस के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर। जैसिंडा अर्डर्न के जरिए पिछले हफ्ते अचानक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। हिपकिंस ने आज प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 44 वर्षीय हिपकिंस ने अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने और मुद्रास्फीति की महामारी के रूप में वर्णित बैक टू बेसिक्स दृष्टिकोण का वादा किया है। मुश्किल से भरे आम चुनाव लड़ने से पहले उनके पास 9 महीने से भी कम का समय होगा। जनमत सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि उनकी लेबर पार्टी अपनी रूढ़िवादी विपक्षी से पीछे चल रही है। न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल सिंडी कीरो ने पहले अर्डर्न के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद मित्रों और सहयोगियों के सामने संक्षिप्त शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया। This is the biggest privilege and responsibility of my life. I'm energized and excited by the challenges that lie ahead. The Deputy Prime Minister and I both take today's appointments very seriously. As Prime Minister, I acknowledge the important nature of my role in advising the Sovereign and the Governor-General. करीब 11 महीने से रूसी आक्रमण से जूझ रही राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सरकार के फ्रंटलाइन गवर्नर सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण अपनी नौकरी खोनी पड़ी। युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन की सबसे बड़ी सरकारी उथल-पुथल तब हुई जब अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वॉशिंगटन रूसियों के खिलाफ युद्ध के मैदान में टैंक भेजने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय देशों की मर्जी के खिलाफ M1 अब्राम टैंकों की आपूर्ति कीव को करने के लिए तैयार थे। यूक्रेन के बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों के अधिकारियों ने सहायता के लिए यूक्रेन से अधिक जवाबदेही की मांग की है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की डेस्क पर
पैर रखकर फोटो खिंचवाने वाले कैपिटल हिल के एक दंगाई को दोषी करार दिया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रिचर्ड बिगो बॉर्नेट पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन हजारों समर्थकों की भीड़ में शामिल था जिन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को पलटने के प्रयास में 6 जनवरी 2021 को कांग्रेस पर धावा बोल दिया था। इस दौरान पूर्व हाउस स्पीकर पेलोसी को अन्य सांसदों के साथ चैम्बर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सशस्त्र बॉर्नेट ने पेलोसी के कार्यकाल में घुसने के बाद तस्वीरें खिंचवाई और परिसर छोड़ने से पहले एक लिफाफा चोरी करने का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर की तलाशी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। व्हाइट हाउस ने हाल ही में इस बात को स्वीकार किया है कि बाइडेन के घर से गुप्त दस्तावेज पाए गए हैं। इस घटना के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को खासी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। सबसे पहले बीते साल नवंबर में उनके घर और प्राइवेट ऑफिस से गुप्त दस्तावेज बरामद हुए। जनवरी में मीडिया के खुलासे और लगातार दबाव के बाद व्हाइट हाउस ने इस शर्मनाक बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया। तब से राष्ट्रपति के घर की तलाशी के सिलसिले में कई गोपनीय फाइल्स के सेट मिल चुके हैं। इससे डेमोक्रेट बाइडेन के साल 2024 में राष्ट्रपति पद का दूसरा कार्यकाल का चुनाव लड़ने पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच अमेरिका में छटनी का दौर जारी है। कई बड़ी टेक कंपनियों ने अपने हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसका असर सीधा उनके परिवार पर पड़ रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता जाहिर की है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति समझते हैं कि नौकरी जाने का असर सीधा परिवार पर पड़ता है। उनकी सरकार अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए प्रयासरत है और वो ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था सभी के लिए काम करती है। अमेरिका के न्याय विभाग और 8 राज्यों ने गूगल पर मुकदमा दायर किया है। गूगल पर आरोप लगाया है कि डिजिटल विज्ञापन में वो प्रभुत्व प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा रहा है। सरकार का आरोप है कि प्रभुत्व का दावा करने की गूगल की योजना अधिग्रहण के माध्यम से प्रतिद्वंद्वियों को बेअसर या खत्म करने और प्रतिस्पर्धी उत्पादों का उपयोग करना मुश्किल बनाकर विज्ञापन दाताओं को अपने उत्पादों का उपयोग करने के लिए मजबूर करना है। गूगल पर प्रतिस्पर्धियों को बाहर करके विज्ञापनों को ऑनलाइन पेश करने के तरीकों पर अवैध रूप से एकाधिकार करने का आरोप है। Today, the Department of Justice, joined by 8 states, filed a civil antitrust lawsuit in the United States District Court for the Eastern District of Virginia against Google. We alleged that Google has used anti-competitive, exclusionary, and unlawful conduct to eliminate or severely diminish any threat to its dominance over digital advertising technologies. These technologies, which are known as ad tech, automate advertising sales by website publishers to online advertisers. When an internet user opens a web page that has ad space to sell, ad tech tools in the website to the website's user. This product and process typically involves the use of an automated advertising exchange. This exchange runs a high-speed auction designed to identify the best match between a publisher selling internet ad space and advertisers looking to buy it. As alleged in our complaint, for 15 years, Google has pursued a course of anti-competitive conduct that has allowed it to halt the rise of rival technologies, manipulate auction mechanics to insulate itself from competition, and force advertisers and publishers to use its tools. और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर हमारे खास सेगमेंट बिजनेस बस के जरिए। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को एससीओ समिट में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। दरअसल पिछले साल सितंबर में एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी भारत को मिली थी, जिसके चलते संगठन की अहम बैठकें भारत में होनी है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और चीफ जस्टिस ने न्योते को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। अगर न्योता स्वीकार किया जाता है तो कई सालों में पहली बार ऐसा होगा जब पाकिस्तान में अहम पदों पर बैठे लोग भारत आएंगे।
भारत में होने वाली एससीओ की बैठकों में चीन और रूस समेत 8 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एससीओ देशों के चीफ जस्टिस मार्च में, वहीं विदेश मंत्री मई में मिलने वाले हैं। भारत में एससीओ मेंबर्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग गोवा में होगी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से भेजे गए न्योते की पाकिस्तान के अधिकारियों ने भी पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और विदेश मंत्री खुद भारत न आकर अपने प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि एससीओ की बैठक में पाकिस्तान किसे भेजता है। बात करते हैं अगली खबर की। आरबीआई सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की पहली किस्त 25 जनवरी 2023 को और दूसरी किस्त 9 फरवरी को जारी करने जा रहा है, यानी कि जो 25 जनवरी वाली किस्त है वो आज जारी करने वाला है। इस बारे में आरबीआई ने जानकारी दी है कि इसे नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। दोनों किस्तों में 8,000 करोड़ रुपए मूल्य के ग्रीन बॉन्ड जारी रहेंगे। इसमें 2 मैच्योरिटी पीरियड के आधार पर बॉन्ड जारी होंगे। साथ ही 4,000 करोड़ रुपए बॉन्ड 5 साल की मैच्योरिटी वाले, तो 4,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड 10 साल की मैच्योरिटी अवधि के लिए होंगे। ग्रीन बॉन्ड किसी भी संस्था या कॉर्पोरेट कंपनी द्वारा जारी किए गए बॉन्ड होते हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से चल रही परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाना है। मोदी सरकार ने देश में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए घरेलू बाजार से पैसा जुटाने की योजना बनाई है। इसके लिए नवंबर 2022 में एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। इस बॉन्ड से जुटाई जाने वाली राशि का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था को कम कार्बन उत्सर्जन वाले प्रोजेक्ट के विकास में खर्च करने के लिए किया जाएगा। दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद निर्यात के मोर्चे पर भारत का सेवा क्षेत्र काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में देश से सेवाओं का निर्यात करीब 20% बढ़कर 300 अरब डॉलर के लक्ष्य को पार कर जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि वस्तु निर्यात क्षेत्र भी स्वस्थ वृद्धि दर्ज कर रहा है। वैश्विक मंदी की आशंका, महंगाई के दबाव और ऊंची कीमतों के बावजूद वस्तुओं का निर्यात अब तक अच्छा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 के पहले 9 महीनों यानी अप्रैल दिसंबर अवधि में 235.81 अरब डॉलर के सेवाओं का निर्यात किया गया। 2021-22 की समान अवधि में यह आंकड़ा 184.65 अरब डॉलर रहा था। हालांकि दिसंबर 2022 में देश का निर्यात 12.2% घटकर 34.48 अरब डॉलर रह गया। इस दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 23.76 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। और अब बात करते हैं खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 3 वनडे मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में मेजबान टीम ने 90 रनों से जीत हासिल की। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 385 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल ने 112 और कप्तान रोहित शर्मा ने 101 रनों की पारी खेली। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 41.2 ओवर में 295 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप करने में कामयाबी हासिल की है और इस सीरीज की जीत के साथ ही टीम इंडिया आईसीसी वनडे रैंकिंग में 114 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर काबिज हो गई है। वहीं न्यूजीलैंड खिसककर चौथे स्थान पर पहुंच गई है। इसी के साथ टॉप न्यूज में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं 25 जनवरी यानी कि आज की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देखिए आज की तारीख का इतिहास और देखते रहिए सनसेट टीवी भी। नमस्कार। 25 जनवरी साल 1950 को भारत के संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार मिले हैं। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य के निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज के दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
25 जनवरी साल 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश भारत गणराज्य का 18वां राज्य बना। साल 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का प्रांत है। साल 1857 तक यह क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा रहा। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत धर्मशाला, कुफरी, मनाली, कुल्लू, शिमला समेत कई स्थान यहाँ आने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।